जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम आज दुनिया नहीं भूल पाती, क्योंकि उसके मरने के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर लोग घबरा गए। राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति सब एक ही नाम से जुड़े हुए थे और वह नाम था जेफरी एप्स्टीन। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्स्टीन कौन था, उसे इतने सालों तक बचाया किसने, 2019 में जब सच सामने आने ही वाला था तो वह आदमी अचानक मर कैसे गया, एक निजी द्वीप पर ऐसा क्या होता था जिसे दुनिया से छुपा कर रखा गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, इस मामले को समझने के लिए हमें किसी एक घटना से नहीं बल्कि पूरे ढांचे से शुरुआत करनी होगी। यह केस इसलिए अहम नहीं है क्योंकि इसमें एक अपराधी था, बल्कि इसलिए अहम है क्योंकि इसने दिखाया कि आधुनिक दुनिया में सत्ता, पैसा और कानून एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में है जेफरी एप्स्टीन। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी तक सीमित रहें तो हम असली बात समझ ही नहीं पाएंगे। जेफरी एप्स्टीन बाहर से देखने पर कोई असाधारण व्यक्ति नहीं लगता था। ना तो वह किसी बड़े बिजनेस साम्राज्य का मालिक था, ना ही उसके नाम फोर्ब्स जैसी सूचियों में ऊपर दिखता था। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसियर और कुख्यात यौन अपराधी था, जिसका जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में हुआ। वह कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन फिर भी डॉल्टन स्कूल में गणित शिक्षक बना। बाद में बियर स्टर्नर्स बैंक में काम शुरू किया और 1980 में जे एप्स्टीन एंड कंपनी नाम की फर्म खोली, जो अरबपतियों के लिए मनी मैनेजमेंट करती थी। उसकी शिक्षा अधूरी थी और उसका कैरियर भी पारंपरिक नहीं था। फिर भी वह उन लोगों के साथ उठता बैठता था जो राष्ट्रों की नीतियां तय करते हैं। यहीं से पहला बुनियादी सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया। इसका जवाब पैसे से पूरा नहीं होता, बल्कि हमें उपयोगिता को समझना पड़ता है। एप्स्टीन की असली ताकत यह थी कि वह ताकतवर लोगों को वह चीज दे सकता था जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए, बिना निगरानी की जगह और बिना परिणाम की आजादी। निजी जेट, महंगे अपार्टमेंट और बंद द्वीप सिर्फ विलासिता नहीं थे, वो एक ऐसा वातावरण था जहां कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, कोई सवाल नहीं पूछा जाता और कोई जवाबदेही तय नहीं होती। जब कोई व्यक्ति बार बार देखता है कि उसके कामों पर कोई रोक नहीं लगती, तो उसके भीतर यह भावना पैदा हो जाती है कि वह नियमों से ऊपर है, नियम उसके लिए बने ही नहीं। इसी माहौल में अपराध जन्म लेता है। एप्स्टीन पर लगे आरोप बताते हैं कि उसने नाबालिग लड़कियों को सीधे जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धीरे धीरे फंसाया। पहले भरोसा बनाया गया, फिर छोटी छोटी सीमाएं तोड़ी गई और अंत में ऐसा डर पैदा किया गया कि पीड़ित खुद को अकेला और बेबस महसूस करने लगे। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की एक विधि होती है जिसे पहचानना बाहर से बहुत मुश्किल होता है। इस पूरे नेटवर्क का गढ़ था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। यह द्वीप कोई साधारण प्राइवेट आइलैंड नहीं था। यह जेफरी एप्स्टीन द्वारा जानबूझकर चुनी गई एक ऐसी जगह थी जहां कानून की नजर कम, निगरानी ढीली और गोपनीयता बेहद ज्यादा थी। यह द्वीप अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद मेनलैंड यूएसए से काफी दूर है और यह दूरी एप्स्टीन के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। एप्स्टीन ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहां आने जाने का रिकॉर्ड नहीं रहता था और बाहरी हस्तक्षेप लगभग नहीं के बराबर था। यही कारण है कि यह द्वीप केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का प्रतीक बन गया। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहला मामला 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में दर्ज हुआ, जब एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने अपने माता पिता को बताया कि एप्स्टीन ने उसे पैसे देकर मसाज के बहाने यौन शोषण किया। इसके बाद पाम बीच पुलिस ने जांच शुरू की तो कई अन्य नाबालिग लड़कियों के बयान सामने आए जिनसे एक जैसे शोषण पैटर्न साबित हुए। पुलिस ने गंभीर आरोप लगाने की सिफारिश की।
आरोप इतने गंभीर थे कि सामान्य परिस्थितियों में यह मामला सीधे फेडरल कोर्ट में जाना चाहिए था, जहां सजा बहुत सख्त होती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ और 2008 में विवादास्पद प्लिया डील के साथ इसे हल्की सजा में निपटा दिया गया। प्लिया डील का अर्थ है कि आरोपी कुछ आरोप स्वीकार कर ले और बदले में उसे कम सजा मिल जाए। यह व्यवस्था छोटे और गंभीर मामलों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इप्स्टीन के केस में इसका इस्तेमाल बिल्कुल उल्टे तरीके से हुआ। उसे फेडरल केस से बचा लिया गया और मामला केवल फ्लोरिडा स्टेट कोर्ट तक सीमित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली, वह भी ऐसी जेल व्यवस्था में जहां उसे दिन में बाहर काम करने की अनुमति थी। सबसे गंभीर बात यह थी कि पीड़ितों को इस समझौते के बारे में बताया तक नहीं गया, जबकि कानून ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। यहीं से यह साफ हो गया कि इप्स्टीन को किसी न किसी स्तर पर संरक्षण मिल रहा है। इस फैसले का असर केवल इप्स्टीन तक सीमित नहीं रहा। इसने एक संदेश भेजा, अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त ताकतवर है तो कानून उसके लिए नरम हो सकता है। यही संदेश आगे चलकर इस केस को और भी खतरनाक बना देता है, क्योंकि इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है और पीड़ितों का भरोसा टूटता है। हालांकि यह मामला कुछ वर्षों के लिए दब गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। समय बदला, मीडिया बदली और पीड़ितों की आवाज ज्यादा मजबूत हुई। फिर आया साल 2019। इस बार नई पीड़िताएं सामने आई और उन्होंने बताया कि अपराध केवल फ्लोरिडा तक सीमित नहीं थे, यह शोषण न्यूयॉर्क और अन्य राज्यों में भी हुआ। अब यह केवल यौन अपराध नहीं रहा, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला बन गया, जो सीधे फेडरल कानून के तहत आता है। इसी आधार पर न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने इप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया। 2019 की गिरफ्तारी इसलिए अलग थी क्योंकि इस बार इप्स्टीन के बचने की संभावना बहुत कम लग रही थी। सबको उम्मीद थी कि अब पूरे नेटवर्क का खुलासा होगा। कौन कौन शामिल था, कैसे यह सब चलता रहा और इतने सालों तक किसने इसे बचाए रखा। लेकिन तभी 10 अगस्त 2019 को इप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक बयान इसे आत्महत्या बताता है, लेकिन परिस्थितियां सामान्य नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स ड्यूटी पर नहीं थे और पहले आत्महत्या की कोशिश के बावजूद इप्स्टीन को कड़ी निगरानी में नहीं रखा गया था। इसलिए यह मौत आज भी संदेह के घेरे में है। इप्स्टीन की मौत के बाद ऐसा लगा मानो कहानी खत्म हो गई हो, लेकिन असल में यहीं से नई परतें खुली। सामने आया नया नाम, घिस्लेन मैक्सवेल। उसकी सजा ने यह साबित कर दिया कि इप्स्टीन अकेला नहीं था, वह इस पूरे नेटवर्क को चलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह मामला व्यक्तिगत विकृति नहीं, बल्कि संगठित अपराध का उदाहरण था। इसके बाद यह मामला एक नए और बेहद संवेदनशील चरण में प्रवेश करता है। एप्स्टीन की मौत और गैसलिन मैक्सवेल को सजा मिलने के बाद अदालतों पर यह दबाव लगातार बढ़ता गया कि सच्चाई को बंद फाइलों में कैद न रखा जाए। लंबी कानूनी बहसों के बाद अदालतों ने यह मान लिया कि कुछ दस्तावेजों को सील में रखना अब न्याय संगत नहीं है और इसी प्रक्रिया को कहा गया इप्स्टीन फाइल का अनसीलिंग, यानी बंद फाइलों को धीरे धीरे सार्वजनिक करना। इन इप्स्टीन फाइल्स में केवल एक दो कागज नहीं, बल्कि हजारों पन्नों का रिकॉर्ड शामिल है। इसमें इप्स्टीन और उसके सहयोगियों के ईमेल, फोन रिकॉर्ड, निजी जेट के फ्लाइट्स लॉग्स, पीड़ितों और गवाहों के शपथ पत्र और अदालत में जमा किया गया आधिकारिक दस्तावेज शामिल है। ये फाइलें किसी एक घटना का विवरण नहीं देती, बल्कि यह दिखाती है कि इप्स्टीन का नेटवर्क कैसे काम करता था, कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, वह किन जगहों पर जाता था और किन परिस्थितियों में प्रभावशाली लोगों से उसकी मुलाकात होती थी। इन्हीं दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के साथ कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने इस मामले को वैश्विक स्तर पर विस्फोट बना दिया। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, यहूद बाराक और डोनाल्ड ट्रंप। यह समझना बहुत जरूरी है कि ना माना और अपराध सिद्ध होना एक बात नहीं है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि इप्स्टीन का नेटवर्क सत्ता के शीर्ष तक फैला हुआ था। अब अंत में सबसे कठिन सवाल बचता है कि क्या इप्स्टीन सिर्फ एक यौन अपराधी था या वह किसी बड़े ब्लैकमेल सिस्टम का हिस्सा था। इसका कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण नहीं है, लेकिन उसकी रहस्यमय संपत्ति, 2008 की प्लिया डील और उसकी मौत इस शक को जन्म देती है कि कहानी अधूरी है। यही कारण है कि यह मामला
इप्स्टीन के मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब पैसा, सत्ता और गोपनीयता एक साथ मिल जाते हैं तो न्याय कितना कमजोर हो सकता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे असहज सच है। दोस्तों, जब आपने पूरी कहानी देख ली है तो एक पल रुक के सोचिए, यह मामला सिर्फ जेफरी एप्स्टीन का नहीं था। यह मामला उस सिस्टम का था जहां पैसा, सत्ता और गोपनीयता कानून से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अदालतों ने फाइलें खोल दी, नाम सामने आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी अधूरा है। एप्स्टीन को इतने सालों तक बचाया किसने? क्या वह सिर्फ एक अपराधी था या किसी बड़े खेल का मोहरा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जानी चाहिए बल्कि समझी जानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।